नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। महिला दिवस के मौके पर मैंने सोचा कि आज जो बहुत सारी महिलाएं हैं उनके बहुत सारे तजुर्बे हैं और उनके बहुत सारे सवाल हैं और उनकी सफलता की कहानियां भी हैं, वो आपके साथ शेयर की जाए। तो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने सफलता की कहानी लिखी है वो सबके लिए प्रेरणा है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी। बहुत सारे लोग सीखना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि कैसे हो। एक बहुत बेसिक सा सवाल मैं लेके चलता हूँ। मैं बहुत दिनों से हर साल 8 मार्च को इस तरह की एक चर्चा करता हूँ, लेकिन उस चर्चा के अलग अलग पहलुओं को टच करता हूँ, लेकिन निचोड़ ये निकलता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या आपके पास, यानी महिलाओं के पास, फैसले लेने की आज़ादी है क्या। दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास शक्ति है कि नहीं है, डिसीजन मेकिंग की पावर है कि नहीं है, दूसरा फिनेंशियली आप कितना स्ट्रांग है। फिनेंशियली पहले आता है, जब आप फिनेंशियली साउंड हो जाते हैं तब आपके पास ये डिसीजन मेकिंग की पावर आती है, जो शक्ति है, जो पावर है वो आती है। इन दोनों को हासिल करने के लिए महिलाओं को बहुत जद्दोजहद और मुश्किल करनी का सामना करना पड़ा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक आध दशक में अगर आप देखें तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, वो डिफेंस का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, सब में महिलाओं ने अपनी सफलता के न सिर्फ झंडे गाड़े, पुरुषों को बहुत एनवी कर दिया, उनको बहुत जेलसी भी होती कि अरे इतना सफलता होगी। कहने का सेंस ये है कि सफलता सिर्फ आपकी मेहनत और आपके जुनून और आपकी ताकत की मोहताज होती है, वो किसी के आशीर्वाद से नहीं चलती है। तो ऐसी महिलाओं से बातचीत करना, मिलना और उनसे कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। जो नई पीढ़ी की लड़कियाँ आ रही हैं, जो पढ़ रही हैं अभी या कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए ये शो बहुत खास है और बाकी लोगों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी। आप भी देखिएगा बहुत सारी चीज़ें, आपके दिमाग के जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो जाएंगे। मैं आपका परिचय कराता हूँ, अपनी अपनी फील्ड की जो बहुत जानी मानी हस्तियाँ हैं, नाम हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा जी। देवीना जी के बारे में ये कह सकता हूँ कि जो एक बहुत लंबे अरसे से 2-3 दशक से उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में अपनी पहचान बनाई है। फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन है। दुनिया भर में जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो डेटा बनाती हैं जिससे कि गलती की गुंजाइश मिनिमल होती है। तो देवीना जी से बात करेंगे, फाइनेंशियली उनकी अनुभव को सीखेंगे और ये बिल्कुल एक ओपन माइक टाइप का है, इसमें मैं बहुत सवालों में नहीं बांधने वाला हूँ कि ये बताइए वो बताइए। आप बताइए कि आपका ऑब्जर्वेशंस और आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। दूसरी हमारी मेहमान है प्रीति अग्रवाल। प्रीति अग्रवाल जो है मिलेनियम मैम्स की प्रेसिडेंट हैं। मिलेनियम मैम्स हो सकता है कुछ लोगों ने अभी सुना हो, ये एक बहुत बड़ी पहल है, आंदोलन मैं कह सकता हूँ इसको, कि महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेट बनाना, उनको ये सिखाना कि शेयर मार्केट में इक्विटीज़ के लिए या फाइनेंशियल डिसीजन के लिए खुद फैसले करिए आप। सिर्फ मैं आपको सिखाऊंगा, डिसीजन आपको खुद करना है। प्रीति जी उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हैं, देश के कई हिस्सों में उनकी ब्रांचेज हैं और इसमें सिर्फ विमेन है। मैं बहुत समय से इनके साथ जुड़ा भी हूँ, इनसे बातचीत होती रहती है। तीसरी हमारी मेहमान है प्रबलीन वाजपेयी और इन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये तय किया कि अब हमें महिलाओं को सशक्त बनाना है और इनकी जो कंपनी है फिनफिक्स रिसर्च, वो महिलाओं के बीच में काम करती है। CFA हैं, CFP हैं, काफ़ी पढ़ाई लिखाई की, कहीं एक नौकरी कर सकती थी, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन नहीं, अपना काम करेंगे और विमेन के बीच में काम करेंगे। उसके बाद चौथी हमारी मेहमान है लीना वाकड़कर जी। लीना वाकड़कर जी ASK ग्रुप की CHRO हैं, यानी भर्ती कैसे होगी, कौन लोग लेना है, किस तरीके के लोगों को सिलेक्शन करना, और वो भी फाइनेंशियल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए हमने विशेष अनुरोध किया लीना, जैसे कि आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फील्ड की तरफ जो है ना लोगों के मन में थोड़ा सा रहता है कि जाएँ कि नहीं जाएँ, कौन है, लेकिन अब बहुत तेज़ी से आ रही हैं। तो लीना जी से इस पर बातचीत होगी, विस्तार से उनके अनुभव सुनेंगे। पाँचवीं हमारी मेहमान है सुजाता बिस्वास जी। सूता की को फाउंडर है। सूता यानी सुजाता और तान्या, दो लोग हैं जिन्होंने ऐसी कहानी लिखी है कि आपको यकीन नहीं होगी। बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, MBA किया, IFT से इंजीनियरिंग की, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन उन्होंने एक डिज़ाइन हाउस बनाया और उसके बहुत सारे शहरों में अपने आउटलेट्स हैं एथनिक वियर के और बहुत सक्सेसफुली उसको रन कर रही हैं। जब मैं कोशिश कर रहा था कि सुजाता जी को अपने शो में शामिल करूं, तो कई लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा कि नहीं, इनके ब्रांड से तो हम बहुत अच्छे से परिचित हैं और बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छी किस्म की ये चेन चल रही है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं
सीखेंगे। देवना मैम, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जैसे हमने कहा कि ओपन माइक है, इसमें मैं सवालों में मानना नहीं चाहता हूँ, घिसे पिटे सवाल नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे उसमें फाइनेंशियल की तरफ के लोग ज़्यादा हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने अपने दम पे कुछ करके दिखाया है, कहानी बनाई है। देवीना जी, एक्सपीरियंस आपके फाइनेंशियल मार्केट में, आप 30 साल से यहाँ पे हैं और झंडे गाड़ दिए आपने, बताइए क्या कहा। जी देवीना जी। सॉरी, थोड़ा सा मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा है? जी जी, आपसे। अच्छा, ठीक है। सो आप पूछ रहे हैं एज अ एंटरप्रेन्योर क्या एक्सपीरियंस रहा है? बिल्कुल, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है फाइनेंशियल मार्केट में, जो अब महिलाएं अपनी बहुत जबरदस्त कहानियां लिख रही हैं, वो अनुभव शेयर करिए हमारे साथ। ओके, तो अभी भी मैं कहूंगी कि इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में महिलाएं बहुत ही कम हैं। ये बात मुझे बहुत खटकती है, क्योंकि जब मैंने 80 के दशक में काम करना शुरू किया था, सबसे पहला जो मेरा जॉब था वो सिटी बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था, और पूरे इन्वेस्टमेंट बैंक में मैं अकेली महिला ऑफिसर थी। और आज भी मैं देखती हूँ तो निवेश के क्षेत्र में तो अभी भी महिलाएं बहुत कम हैं। तो ये तो हुई मतलब प्रोफेशनल, आप कहें फाइनेंशियल मार्केट की बात। लेकिन उसके अलावा जो बात मुझे और बहुत ही खराब लगती है, मैं कहूंगी कि बहुत सारी महिलाएं जो इस एक तो भारत में महिलाएं जो काम करती हैं उनका प्रतिशत बहुत कम है। काम से मेरा मतलब है पेड वर्क, काम तो सभी महिलाएं करती हैं, पर जिनको अपने काम के लिए पैसा मिल रहा है ऐसी महिलाएं बहुत कम है। आपको फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट देखें तो भारत लगभग विश्व में सबसे नीचे है, हमारे से नीचे बस 2-4 देश और हैं, और वहां से भी वो रेट कम हो रहा है। तो ये बात चिंता की है। दूसरी बात है, जो महिलाएं कमा भी रही हैं वो भी अपना निवेश, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उनको खुद मैनेज नहीं करती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी ही हैं जो ये छोड़ देती हैं परिवार के पुरुष पर, अपने पिता पर, अपने हस्बैंड पर, अपने भाई पर। सबको लगता है, और ये मैं ऐसी बात कर रही हूँ जो बहुत क्वालिफाइड महिलाएं भी हैं, जो बहुत ऊंचे स्तर पर भी काम कर रही हैं, वो भी अपना पैसा खुद नहीं मैनेज करती। आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेके हाई रैंकिंग प्रोफेशनल वुमेन तक देखें, आप देखेंगे बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपना फाइनेंस खुद नहीं मैनेज करती। और जब तक आप अपना फाइनेंस खुद नहीं मैनेज कर रही हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट खुद नहीं मैनेज कर रही हैं, आप सही माने में स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये चीज ऐसी है जिसमें मैंने देखा आपके पैनल पे कई महिलाएं ऐसी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो ये बहुत जरूरी बात है कि महिलाओं के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए पैसे का। बिल्कुल, एक सर्वे है 2022 का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो जो अभी देवना जी कह रही हैं उसको बहुत हद तक रिप्रेजेंट करता है। वो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे है। LXME एक्सेस माई इंडिया का सर्वे है, जो देश के अलग अलग शहरों में, जिसमें मेट्रो, टियर 2, टियर 3 शामिल है, अनमैरिड, मैरिड या बैचलर वो शामिल है, किड्स के वाली शामिल है, हर तरह के रिप्रेजेंटेशन। यानी ये रिप्रेजेंटेशन वाला जो सर्वे है बहुत ही बढ़िया सर्वे है। तो जैसे देवीना जी ने कहा ना कि अभी भी बहुत सारे डिसीजन मेकिंग जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं उसमें उनके पार्टिसिपेशन कम है, लेकिन देवीना मैम बहुत अच्छी इसमें जो निकल गई कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा, और इंटरेस्टिंगली टियर 2, टियर 3 और रूरल इलाकों में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं रादर की बड़े शहरों में। तो लेटेस्ट सर्वे ये कहता है कि अभी भी जो है शहरों में अगर टोटलिटी में देखें तो पति पत्नी मिल के जो डिसीजन ले रहे हैं उनकी संख्या 65% है शहरों में, और 68% है गांव में। यानी वहां पे महिलाओं की राय ली जाती है, और खुद अपने फैसले जो महिलाएं लेती हैं वो 16% रूरल में है और 24% शहर में। ये एक सर्वे दिखाता है। दूसरा सर्वे जो इंटरेस्टिंग है, जो कंसर्न है कि 73% महिलाओं का ये मानना है, या उनके सर्वे में निकल के आया कि अपनी इनकम का 20% से कम अभी वो इन्वेस्टमेंट के लिए रख पाती हैं, और उसमें जो एक बड़ा हिस्सा है वो घरेलू खर्चों में चला जाता है। लेकिन जो इसकी हाईलाइट है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए महिलाएं बहुत बचत करती हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में उसको रखती हैं। ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये
फ्यूचर जनरेशन जिसको कहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो काफ़ी बचत इसमें करते हैं, लेकिन अभी भी मेजर चंक उनका घरेलू रोजमर्रे खर्चों में इन सब में चला जाता है। इसी को आज हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है, फाइनेंशियल वर्ड की बात आती है, डिसीजन मेकिंग की बात आती है, उसमें क्यों ऐसी दिक्कत आती है। प्रीति जी, आप तो बहुत सारी महिलाओं के साथ काम करती हैं, उसमें हाउसवाइफ भी होंगी, कुछ काम भी करती होंगी, अलग अलग सेगमेंट के आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। कैसा आपका अनुभव रहता है, क्या उनसे बातचीत करके उनको सिखा के क्या सेंस मिलता है आपको? नीरज जी, धन्यवाद मुझे इस पैनल पे बुलाने के लिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम करीब 600 विमेन के साथ जुड़े हुए रहते हैं हर समय। तो हम जैसा आपने कहा, हर तरह की विमेन से हमारी मुलाकात होती है, हाउसवाइफ्स भी होती हैं, एंटरप्रेन्योर भी होती हैं, और हम उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी देते हैं। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी इनफ नहीं होता है। जब आपका खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर आता है, तभी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। जब तक आप अपने फाइनेंस का डिसीजन खुद नहीं ले सकते, तब तक आप अपने आप को इम्पावर्ड नहीं कह सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, उसकी चाबी होनी चाहिए आपके हाथ में। सो दैट इज व्हाट वी क्रिएट एट मिलेनियम मैम्स, फाइनेंशियली लिटरेट एंड फाइनेंशियली एम्पावर्ड विमेन, जो कि अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं। इसमें हमारा एक प्रोसेस है, महिलाएं क्यों अच्छी इन्वेस्टर बन सकती हैं। इसके 3 पॉइंट मैंने खुद से इसको वो किया है डिस्कवर, कि विमेन इंट्रिंसिकली बहुत डिसिप्लिन्ड होती हैं, और एज एन इन्वेस्टर अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपको लॉसेस होने ही हैं। पर्सनली मैंने जो भी लॉस किया है, मैंने ये फाइंड आउट किया है कि जब भी मैं इनडिसिप्लिन हुई हूँ, वहां लॉस हुआ है। तो विमेन के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि विमेन इंट्रिंसिकली डिसिप्लिन्ड होती हैं। तो ये बहुत बड़ा हथियार है जो हमें एक अच्छा इन्वेस्टर बनाता है। सेकेंडली, हम बहुत पेशेंट होते हैं, और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पेशेंस इज द की वर्ड। वेल्थ क्रिएट होता नहीं है पेशेंस के बिना। अगर हम कोई स्क्रिप्ट को जल्दी बेच दें तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, उसे अपना टाइम समय देना पड़ता है। तो पेशेंस इज अनदर की, जो विमेन के पास एक दूसरा हथियार हम कह सकते हैं डिसिप्लिन के अलावा। डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत बड़े हथियार हैं हम विमेन के हाथ में। थर्डली, मैं ये कहूंगी कि एक पैशन है हम में। ये जो 100 साल का, आप 100 या 82 साल बोल लीजिए, इसका सप्रेशन चला आ रहा है विमेन लोगों को, ये एक पैशन के तौर पे या पावर के तौर पे उभर के आ रहा है। तो ये एक पैशन है टू प्रूव आवरसेल्व्स। ये हमें और शक्ति देता है आगे बढ़ने की। तो मैं कहूंगी कि डिसिप्लिन, पेशेंस एंड पैशंस, ये हम महिलाओं के लिए बहुत काम के टूल्स हैं, जो कि प्रूव कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं फिर यही रिपीट करूंगी जो आपने शुरू में कहा, सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी इनफ नहीं है। एम्पावरमेंट तभी आएगा व्हेन यू गेट द डिसीजन मेकिंग पावर। ये बहुत ज़रूरी है। देवीना मैम, क्या चीज़ है जो रोकती है लोगों को, महिलाओं को क्या चीज़ रोकती है जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग में आगे नहीं आ पाती, या खासतौर पर फाइनेंशियल वर्ल्ड में आगे नहीं आ पाती, या डिसीजन मेकिंग में उनको दिक्कत होती है? क्या चीज़ है उनको रोकती है? अब तो मतलब इतने आधुनिक ज़माने में हम लोग, ये डेटा कहता है कि अर्बन में भी ये प्रॉब्लम है, रूरल की तो छोड़ ही दीजिए आप, बड़े बड़े शहरों में भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रश्न आपने किससे पूछा है? ये मैंने आपसे पूछा मैम। अच्छा, ठीक है। तो मैं देखिए, अब मेरे पास इसके लिए पूरा डेटा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने जो एनेक्डोटली या जो देख के ऑब्जर्व किया है, मैं उसमें कुछ कारण है। एक तो ये है कि महिलाएं सोचती हैं कि हमें इस बारे में नहीं मालूम है, और जो हमारे परिवार में जो हमारे मेल मेंबर्स हैं उनको मालूम है। सबको ये लगता है, वो समझते हैं मेरा हस्बैंड तो नैस्डैक पे ट्रेड भी कर लेता है, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो पहली बात तो ये है कि जो महिलाएं होती हैं वो इस क्षेत्र में अपने को समझती हैं कि हमें इस बारे में हम जानते नहीं हैं, उस बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं जो लोगों को बोलना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि उस व्यक्ति को उस बारे में मालूम है। कॉन्फिडेंस इज नॉट इक्वल टू कॉम्पिटेंस। सो आपके जो हस्बैंड हैं या फादर हैं वो बात कर लेते हैं इस बारे में, इसका मतलब नहीं कि उनको कोई बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा डेटा जिसकी बात भी पहले हुई है कि जब महिलाएं निवेश करती हैं तो उनके निवेश के जो परिणाम होते हैं वो बेहतर होते हैं पुरुषों से।
लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो सबसे पहले तो आप ये कॉन्फिडेंस वाली चीज छोड़ दीजिए कि उनको आता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, आप कर सकती हैं। दूसरी बात एक ये रहती है कि अक्सर बोला जाता है कि जो स्त्रियां हैं वो सेव तो कर लेती हैं लेकिन निवेश नहीं कर पाती, इन्वेस्ट नहीं कर पाती। तो आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट में रहेंगी, बैंक फिक्स डिपॉजिट में रहेंगी, तो उसमें आपको रिटर्न, अगर आप 20-30 साल इन्वेस्ट करेंगी तो मुश्किल से आप इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को बीट कर पाएंगी, आपका कोई कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगा। तो कंपाउंडिंग के लिए आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, वो एक चीज है। पर दूसरे एक्सट्रीम पर भी मत जाइए कि आप सीधा जाके ऑप्शन ट्रेडिंग या 1 साल पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग करने लगी है, वो भी नहीं। तो एक डिसिप्लिन्ड वे में एसेट एलोकेशन करिए कि इतना मुझे फिक्स इनकम में डालना है, इतना इक्विटी में डालना है, इतना गोल्ड में, सोने में डालना है। तो उस तरह से करिए, सोच समझ कर करिए। और एक चीज और है कि ये भी याद रखिए कि आप थोड़ा रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी ना कभी उसमें घाटा होगा, कभी ना कभी उसमें लॉस होगा। ये एक और चीज है, जब महिलाओं को का कोई लॉस होता है वो सोचती हैं, अरे मुझे तो इस बारे में मालूम नहीं था, मैंने क्यों किया, मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे इसमें करना ही नहीं चाहिए था। वो खुद भी ये कहती हैं और परिवार वाले भी शायद कभी ये कह सकते हैं। जबकि अगर पुरुष लॉस करता है तो अक्सर तो यह हालत होती है कि जो उसकी पत्नी है वो ये पूछना भी नहीं चाहती है कि बेकार में झगड़ा होगा कि क्या लॉस हुआ और क्यों लॉस हुआ। तो पुरुष के लिए लॉस करना जायज होता है, महिला के लिए नहीं होता है। तो ये सब थोड़ा जो हम कहें हमारे सामाजिक जो परिवेश है वो इस तरह का है। बिल्कुल, ये वर्जनाएं टूटनी चाहिए। और महिलाओं को पूछना चाहिए अपने पति से कि आपने क्यों लॉस किया, आप मुझे इतना ज्ञान देते रहते हैं, खुद तो लॉस करके बैठे हुए। ये वर्जना टूट जानी चाहिए, ये पूछना चाहिए। लीना मैम, ये बताइए कि मार्केट से जुड़ी हुई इंस्ट्रूमेंट या कंपनियों में या कामकाज में, इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग में, तमाम फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत सारी महिलाएं आ तो रही हैं, लेकिन क्या ये सफिशिएंट रन रेट से आ रही हैं या अभी भी उनके अंदर एक झिझक? आपके पास तो हजारों सीवीज आते होंगे, जब आप बात भी करती होंगी उनसे, क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके? तो इसमें एक मिक्स्ड डेटा है। जैसे देवीना जी ने ऑलरेडी कहा है कि इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं आ रही है। एज अ करियर चॉइस उनका वो फर्स्ट आइदर चॉइस नहीं है या फिर आगे जाके वो कंटिन्यू नहीं करती है। लेकिन जैसे हम शुरू से ही लेते हैं, कैंपस से भी अगर हम शुरुआत करें तो इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में वो आती नहीं है। इसके अलावा अगर हम कैंपस में देखेंगे तो लड़के इन्वेस्टमेंट बहुत पहले चालू करते हैं, लड़कियां इन्वेस्टमेंट शुरू करती नहीं है, तो उनका वो इंटरेस्ट रहता नहीं है इतना। इसकी एक दूसरी साइड भी है, वो है वेल्थ मैनेजमेंट, विच इसका मतलब है कि क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करना। क्लाइंट उसी क्षेत्र का एक दूसरा पहलू है और उसमें महिलाएं काफी हद तक सक्सेसफुल है। आज 30 साल से महिलाएं उसमें है। आप किसी भी अगर वेल्थ मैनेजमेंट फर्म से बात करेंगे तो 30 से 40% महिलाएं सेल्स रोल में है, यानी कि फ्रंट फेसिंग रोल में है। वो क्लाइंट से बात कर रही है, क्लाइंट का दे आर मैनेजिंग क्लाइंट्स मनी वेरी सक्सेसफुली। सो दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर, आई वुड से। तो ये दो पहलू है, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा नहीं है, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट में जैसे पहले भी कहा गया है कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, उनमें पेशेंस है और उनमें कुछ कर दिखाने की एक चाह है। इसकी वजह से वो सीखती भी बहुत जल्दी है। तो इन्वेस्टमेंट में अगर ये हो जाए तो पासा पलट जाएगा और ज्यादा महिलाएं आने लगेंगी। आई थिंक वो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है। पासा जब आप कैंपस हायरिंग के लिए जाती हैं तो उसमें मान लीजिए 100 लोग आए तो उसमें से कितनी लड़कियां होती कि एएसके ग्रुप में मुझे जाना है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट में जाना है, उसमें कितनी लड़कियां होती हैं, कितने लड़के होते हैं 100 में से? लेस देन 5%। इन्वेस्टमेंट में लेस देन 5%। और ये सिर्फ एएसके नहीं, कहीं भी आप अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट से टीम से अगर रिक्रूटमेंट के लिए जाता है कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इक्विटी, तो बहुत कम महिलाएं हैं। डाइवर्सिटी फोकस है लेकिन एप्लीकेशंस ही आते नहीं। ये कंसर्न है। अच्छा सुधा जी, क्या बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में एंटरप्रेन्योर बनना महिलाओं के लिए? आज अब थोड़ी सी पहले अपनी जर्नी बताई गई है, सूता नाम आपने बहुत अच्छा रखा। पहले तो इसको
हम लोगों ने सूत से जोड़ लिया कि कॉटन कपास, उससे फिर नहीं पता लगा नहीं ये सू और ता दो अलग अलग चीज़ें हैं और बहुत ब्यूटीफुल नेम बना है। थोड़ा उसके बारे में बताइए, फिर ये बताइए कि एंटरप्रेन्योर बनना कितना मुश्किल है। एंटरप्रेन्योर बनना मुश्किल सबके लिए उतना ही है। आई वुड से कि डिफरेंस नहीं है, बिकॉज चैलेंजेस तो सेम ही आने वाले हैं, दो बिगर चैलेंजेस सेम होने वाले हैं। छोटी छोटी चैलेंजेस जैसे किसी को आप पे ट्रस्ट नहीं होना, पहली बार में लगना कि आप शायद नहीं कर पाएंगे, वो जो डाउट जो पहला इंस्टेंस होता है, वो अगर आप उससे उभर पाए तो मुझे लगता है प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस सेम है फॉर अ मैन और अ वुमन और पर्सन हू डजंट adhere to be both the categories. बट आई फील एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो आपकी लगन चाहिए, आपका जो पैशन चाहिए, एंड जो जो चैलेंजेस आएंगे डिफरेंट काइंड के, आप स्केल आपके बिजनेस को छोटे से बड़ा कैसे कर रहे हैं और आप किस तरह से नेगोशिएट कर रहे हैं और आपकी टीम की डिविजन कैसे है, वो चैलेंजेस सारे सेम है। आई थिंक चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, आप जिससे भी बात करेंगे सिमिलर चैलेंजेस हैं। इनिशियल प्रॉब्लम्स आप अगर हटा दे कि फीमेल अगर देख के किसी ने आपको जज कर लिया, वो अगर आप ओवरकम करते हैं तो बाकी चैलेंजेस ऐसे मिला। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मैम कि आप तो नौकरी भी कर रही थी अच्छी कॉर्पोरेट की, वो क्या मूवमेंट था जब आपने सोचा कि नहीं अब ये छोड़ो बिजनेस करना है मेरे को? वो क्या चीज़ थी, क्यों ऐसा आपको लगा कि अच्छी खासी बढ़िया नौकरी छोड़ के बिजनेस ही कर लेते हैं? वो मूवमेंट क्या था, चेंजिंग मूवमेंट क्या था वो? मैं और मेरी बहन दोनों कॉर्पोरेट में थे और हमें इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था हमारे काम का। हम श्योर इम्पैक्ट कर रहे थे, हम बहुत प्रमोशंस भी सही टाइम पे हो रहे थे, बट हमें लगा कि ग्रास रूट लेवल पे जो हम मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, रेलवेज में थे, तो हम बहुत ट्रांसफरेबल जॉब में अलग अलग जगह घूमे हैं। तो हमें लगा जो बुनकर है, जो एक्चुअली बुनते हैं, उनको सही वैल्यू नहीं मिलता है। तो हमें लगा हम अगर क्रिएटिवली हमारा इंटरेस्ट है उधर और हमने MBA पढ़ा है तो हम बिजनेस रन कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट स्टार्ट। तो हमने जब शुरुआत की तो मैं, मेरी बहन, एक एम्प्लॉई और 2 वीवर्स थे, एक हस्बैंड एंड वाइफ, जिन्होंने अग्री किया हमारे साथ काम करने के लिए। वो भी बहुत दिक्कत हुआ हमें बताने के लिए कि हम लोग पैशन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई से कि विमेन होने से ये एक सवाल तो आता ही है कि आप कितने टाइम तक करेंगे ये। सो वो था, तो इनिशियल एप्रीहेंशंस होते हैं, बट हाँ उसके बाद अभी हमारा टीम 200 लोग का टीम है और हम 17,000 क्राफ्ट्समैन और वीवर्स के साथ काम करते हैं अक्रॉस इंडिया। And that's the thing that we wanted to impact lives, to work with as many weavers and craftsmen as possible. और हमारे corporate office में 200 में से 80% women है, and out of the 17,000 weavers and craftsmen 60% women है, so we are super happy that we could achieve that. 200 में से 80% विमेन है, अच्छी बात है। 2 लर्निंग आपकी बात से दिखी निकलती, जो लोग शो देख रहे हैं उनको ये बारीक चीज़ें मैं बताता चलूँगा। पैसे अच्छे मिल रहे थे, नौकरी बढ़िया चल रही थी, लेकिन छोड़ दिया, बिजनेस करेंगे, चैरिटी नहीं कि बुनकरों की मदद करनी है और NGO चलाएंगे, बिजनेस करेंगे, टास्क है, चैलेंज लिया और करके दिखा दिया। प्रबलीन जी, आप भी बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर रही थी और फिर आपने ये चूज़ किया। हम लोगों ने कई बार आपसे चर्चा की, वो तो बताइएगा, लेकिन वो जो सर्वे मैं बता रहा हूँ ना, उसकी कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ मैं। एक तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि जो सर्वे में निकल के आया कि जो महिलाएं खुद से निवेश के फैसले ले रही हैं वो इस रिस्पॉन्डेंट में 40% थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर दिखा मुझे। सेल्फ लर्निंग से हालांकि कम है, 9% है, और 29% निवेश ही नहीं करती हैं। अब देखिए दूसरी जो प्लेट में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगती है। आज भी 44% महिलाओं को लगता है कि गोल्ड में निवेश करना चाहिए, 36% को लगता है कि FD में कर लेना चाहिए, 22% को लगता है कि PPF में करना चाहिए, और चिट फंड जैसी स्कीम में भी 15% है। हमारे बेचारे इक्विटी मार्केट का नंबर आता है सबसे नीचे 13% पे। सो आप इतने लंबे समय से महिलाओं के साथ काम कर रही हैं, क्या वजह है कि वो लोग इस चीज़ में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाए? जैसे देवीना मैम कह रही थी कि वो फैसले लेने और उसको ओन करने, और वो उन 4 लोगों को जो बात में सवाल उठाते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए, वो क्या दिक्कत है इसमें? नमस्कार नीरज जी, एंड सभी को वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही में होली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मुंबई में तो आई थिंक आपने कल मना ली, बट रेस्ट ऑफ इंडिया में आज है। बिल्कुल, जैसे आई थिंक देवीना जी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच अप ऑन किया है। मैं यहाँ पे 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाहूंगी नीरज जी। एक तो मुझे लगता है जो मनी और विमेन का जो एक रिलेशनशिप है, एक हम पिक्चरों के नजरिए से देखें
तो आप देखेंगे कि मूवीज में भी कभी भी विमेन और पैसे को बहुत पॉजिटिव नजरिए से कभी नहीं देखा जाता है। जहाँ पे कोई विलेन होगी या नेगेटिव रोल में लेडी होगी, उनको मनी माइंडेड दिखाया जाता है। सो एक डीएनए में जैसे एक चीज आ गई है कि पैसे की बात महिलाओं से की ही नहीं जाती है, बच्चों से नहीं की जाती है। लड़कियां ज्यादा पैसे की बात करती हैं, बहुएं करती हैं, तो उनको मनी माइंडेड बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से एक तो पहले सा ये एक अजीब सी लेयर है जो ऊपर लगी हुई है, जो काफी फास्ट टूट रही है। अवेयरनेस जैसे बढ़ रही है और जमाना ऑफ कोर्स बदल रहा है, बट ये एक अजीब सी हिचक लाता है मेरे ख्याल से। सेकंड पॉइंट मेरे ख्याल से नीरज जी यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसी टेरिटरी में रहना चाहते हैं। एक फेमिलियरिटी बायस होता है कि जो हमें चीज समझ में आती है, हमें लगता है हम वहीं पे रहें। सोना महिलाओं को समझ में आता है, ट्रेडिशनली वो खरीदती आई हैं, उनको उस चीज की जानकारी है, एफडी की जानकारी है। और मेरे ख्याल से अगर हम महिलाओं को छोड़ के सिर्फ इवन पुरुषों को देखें, तो क्योंकि हम पुरुषों के साथ भी डील करते हैं एज हमारे क्लाइंट्स भी होते हैं, तो उनमें भी ऐसे आपको बहुत मिलेंगे जिनका स्टॉक मार्केट्स और मार्केट्स में कोई एक्सपोजर ही नहीं है। तो ये मैं एक जनरल अवेयरनेस लेवल की मेरे ख्याल से यहाँ पे एक जो कमी है वो मैं मेरे ख्याल से हाईलाइट करूंगी। और कुछ चीजें आपको ना एक्सपीरियंस के द्वारा ही आती हैं। आप कितना भी सुन लीजिए किसी से, आप ऐसे चलाइए गाड़ी, वैसे चलाइए गाड़ी, जब तक आप खुद ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठेंगे और चलाना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, और 2-4 बार डेंट भी लगता ही है। सो आई थिंक स्टॉक मार्केट्स का एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही है। शुरुआत करने के लिए मेरे ख्याल से एक पुश नहीं मिलता है, एक थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, स्पेशली महिलाओं को, कि इट्स ओके, आप शुरुआत करिए और फिर वो रास्ता कट जाता है उसके बाद। एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है और मनी माइंडेड होना ही चाहिए। मुझे लगता है पैसे में, मैंने कविता लिखी, मेरे ट्विटर हैंडल पर पिन करके रखा मैंने, कि पैसा जो है ना हाथ का मैल नहीं, चेहरे की रौनक है। वो पढ़िए आप लोग, सुनिएगा, आपको समझ में आएगी, मज़ा आएगा आपको, क्योंकि पैसा पता नहीं लोग इतना बुरा क्यों देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। प्रीति जी, एक चीज़ बताइए, आपकी जो महिलाएं जिनके साथ आप सिखा रही, पढ़ा रही, उनको समझा रही हैं, उनको आप कहाँ तक ले जा पाई हैं कि सिर्फ तिजोरी की चाबी अपने कब्जे में कर लेना है या फैसले अपने कब्जे में करना है? क्या सिखाया आपने अब तक और क्या एक्सपीरियंस है आपका? नीरज जी, मेरे एक्सपीरियंस से हमारे यहाँ पे हाउसवाइफ से लेके एंटरप्रेन्योर सब आते हैं और हम ये सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्हीं पैसों से करने चाहिए जो आपके पास सेविंग्स है, जो एक्स्ट्रा मनी है। आपके नीड के रुपए को आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। तो धीरे धीरे हम उन्हें इस स्टेज तक ले जाते हैं कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी तो देते हैं, धीरे धीरे इस स्टेज तक ले जाते हैं कि वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड होकर डिसीजंस खुद ले पाते हैं। तो हम एक्चुअली में ये कर पा रहे हैं और हमारे 30 साल का ये ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर अब हमारे नंबर्स हैं जो दिखाते हैं कि women have become financially independent and they are taking their decisions independently without, and in fact to an extent इस हद तक हो गया है कि फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स में भी वो अपनी राय देती हैं। घर वाले भी पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तुम बताओ। तो काफी ग्रोथ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस लेवल का। और एक और मजेदार बात है कि हम वॉरेन बफेट के फॉलोअर्स हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट्स है और हम वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो वॉरेन बफेट उस समय कहते थे कि उनका कंपटीशन सिर्फ दुनिया के 50% लोगों से है क्योंकि विमेन नहीं थी, पर अब उनका कंपटीशन 100% से हो गया है, फॉर श्योर 100% हो गया है। और मिलेनियम मैम्स की जो सदस्य हैं वो लोग एजीएम सुनने भी जाती हैं अलग अलग शहरों में। जब मुझे पता लगा एजीएम जी अटेंड करते हैं, हम फैक्ट्री विजिट भी करते हैं, हम इंडस्ट्री स्टॉलवर्स को बुलाते हैं हमारे फोरम पे ताकि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट उनसे पता चलता है। फिर हम क्लास स्टडीज करते हैं, हमारे बिजनेस डेलीज के क्लासेस होते हैं, डिफरेंट फोकस्ड वर्टिकल्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कि हम बैलेंस शीट का रिसर्च वर्क करते हैं, फोकस ग्रुप्स हैं। सो काफी तरीके से और काफी इनोवेटिव तरीके से हम विमेन को सिखाते हैं ताकि एक दिलचस्पी से वो लोग सीखते हैं इन फिनेंसेस को। जी तो अच्छा देवीना मैम, आपका जो अनुभव है, और हम और आप एक ही शहर से आते हैं, लखनऊ से, 30 साल पहले और उससे पहले, मतलब जब से भी आपने शुरू किया, मुझे थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइए। उस समय तो और मुश्किल रहा होगा आपके लिए भी कि हमको इस फील्ड में जाना है।
इस तरह से फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपनी चीज़ें करें, थोड़ा सा हमको उसके बारे में बताइए, और उससे अगर हम आज को कंपेयर करें तो सिचुएशन कैसी है? जब मैंने शुरू किया तब तो आपकी बात ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने तो जब कॉर्पोरेट करियर ही शुरू किया तभी महिलाएं बहुत कम थी। पूरे आप समझ लीजिए सारे शहर मिला के सिटी बैंक की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मतलब उसमें ट्रेजरी, मनी मार्केट, वो सब मिला के, खाली जो अब हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहते हैं वो तब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहलाती, तब वो मर्चेंट बैंकिंग कहलाती थी। तो और मुझे तो कहा भी गया कि एक तो आप गुजराती मारवाड़ी नहीं है, ऊपर से महिला है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप अप्लाई भी क्यों कर रही है, आपको मिलेगी नहीं मेंबरशिप। तो खैर मेरे लिए तो ट्रिगर था कि अब मार्केट प्रोफेशनल होगी, और उसका ट्रिगर ये था कि 1993 का जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का बजट था उसमें उन्होंने मार्केट ओपन की थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैंने कहा अब मार्केट बदलेगी, क्योंकि तब तक तो वो पुराने स्टाइल के ही स्टॉक ब्रोकर्स होते थे। अब रिसर्च का वैल्यू होगा। उस समय रिसर्च का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। हम लोग के MBA में भी आए, अहमदाबाद तक में सिक्योरिटीज रिसर्च का कोई मॉड्यूल ही नहीं था, क्योंकि वो प्रोफेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता था तब। तो एकदम ही शुरू से शुरू करना पड़ा। तो और कंपनीज को भी फोन करो उस समय, तो कंपनीज भी बोलती थी कि मतलब ये क्या होता है, हम लोग आपसे क्यों मिले, ये इन्वेस्टर रिलेशंस तो दूर की बात, वो तो बात करने को राजी नहीं होती थी कंपनीज। तो लंबा जर्नी रहा है, लेकिन मुझे जो बात मैंने कही कि मुझे सबसे खटकती है कि इतने वर्षों बाद भी फंड मैनेजमेंट में या इन्वेस्टमेंट्स में महिलाओं की तादाद इतनी कम है। तब तो जो था सो था, बल्कि 90s में मुझे थोड़ी ज्यादा फंड मैनेजर्स नजर आती थी, भारत में भी और FIIs में भी। वहां से तो मुझे लगता है नंबर कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है। तो ये चिंता का विषय है। लीना जी, आप लोग ये चिंता आप लोग भी करती होंगी ना कि ये कम क्यों है इतना पार्टिसिपेशन, या जो अलग अलग चीज़ें होती, सेल्स भी है उसमें, मार्केटिंग भी है, फंड मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर रिलेशंस भी है, तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग भी इसमें कंसर्न करते हैं, जैसे देवीना जी कह रही कि ये अभी भी एक्चुअली बहुत कम पार्टिसिपेशन है, और इस बारे में आप लोग क्या डिस्कस करते हैं कि ये क्यों कम है और इसको कैसे बढ़ाया जाए? क्योंकि हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारी सब चर्चाएं होती रहती हैं कि जैसे इस शो को ही मुझे करना था तो मुझे अब मेहनत करनी पड़ी। इनफैक्ट मुझे सच बताऊँ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी कि कैसे मैं उन लोगों को जोड़ूँ जो बहुत इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सभी फंड, देवीना जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि 90s में वो नंबर जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन था सर्टेन एरियाज स्पेशली फंड मैनेजमेंट में, वो बढ़ गया था। पिछले 15 साल में तो वो कम ही हो रहा है और अभी भी बढ़ नहीं रहा है। तो ये सोचने का विषय पूरी इंडस्ट्री को है, और इंडस्ट्री इसके बारे में बात करती है, हम भी बात करते हैं इंटरनली। From a education perspective, I think somewhere it starts at a schooling level. आज ये भी हो रहा है कि काफी जगह हम स्कूल्स में जाके करियर चॉइस क्या हो सकता है ये पहले से बताना चालू करते हैं। इसकी वजह से जो डिसीजन है वो जो लड़कियों की सोच है, वो फंड मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं, शेयर्स के बारे में हम सोच सकते हैं, ये कम से कम विचार आना चालू हो जाता है। उसके बाद जब कॉलेज में वो जाती है तो उसके ऊपर भी आज पिछले 10 साल से ज्यादा मैं कह सकती हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर ग्रेजुएशन है, MBAs है, उसमें महिलाएं जाती तो है लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ वो फंड मैनेजमेंट चूज नहीं करती है। तो सेल्स चूज करती है लेकिन फंड मैनेजमेंट करती नहीं है। तो इसकी वजह काफी सारी है, ऑलरेडी प्रीति जी ने, देवीना जी ने डिस्कस की है। कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अगर गलती हो गई तो मेरे हिसाब से लड़कियां हम महिलाएं प्रॉब्ली खुद को माफ नहीं कर पाती है, या फिर लॉस हो गया तो उसी के बारे में हम सोचती रहती है। तो ये आई थिंक एज अ प्रोसेस अगर इन्वेस्टमेंट को इंट्रोडक्शन बहुत जल्दी दिया जाएगा तो इसका पार्टिसिपेशन कॉलेज लेवल से ज्यादा बढ़ने लगेगा। और कॉलेजेस भी इंडस्ट्री के साथ आज काम कर रहे हैं ये देखने के लिए कि कैसे उनको शुरू से शेयर्स के बारे में, मार्केट के बारे में ज्ञान पहले से ही देना चालू करें। उनको एक डमी एनवायरनमेंट दिया जाए
ताकि वो ट्राई आउट करने लगे कि गलतियां हो सकती है, लेकिन गलतियां क्यों हो सकती है, क्या ट्रैक करना चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि फ्रॉम अ कॉम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव आई थिंक वी हैव इट ऑल। हम मेहनती है, हम डिसिप्लिन है, हम ट्रैक कर सकते हैं, जो हमें समझना, हम इंटेलिजेंट है, हमारे पास एजुकेशन का बैकग्राउंड है, लेकिन और एक सतर्कता भी है जो आगे जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये अगर सब कुछ है तो इंडस्ट्री को आज ज्यादा काम कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से और ज्यादा काम करना चाहिए कॉलेजेस के और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, क्योंकि वहीं से सोर्सिंग होगा। अगर जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस, जो महिलाएं पास आउट हो चुकी है, जिन्होंने ये क्षेत्र नहीं लिया है, उनको वापस लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो पास आउट हो रही है, अगर उन कॉलेजेस के साथ ज्यादा काम किया जाए, और जो आई थिंक काफी कंपनीज आज कर रही है, गेस्ट लेक्चर्स दे रही है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही है, एमबीए के, इवन फाइनेंशियल ग्रेजुएट्स के साथ काम कर रही है, तो वो अवेयरनेस बढ़ेगा। लेकिन इट्स अ स्लो प्रोसेस, वो ओवरनाइट नहीं होने वाला है। अगर 100 साल हमने कुछ एक्सपीरियंस किया है तो सडनली वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वो होगा। वी आर क्वाइट पॉजिटिव दैट इट विल हैपन, एंड इट इज हैपनिंग। इट इज नॉट दैट इट्स नॉट हैपनिंग, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जरूर होगा। ज़रूर होगा। और अब तक की बातचीत से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी मैं दोबारा जाऊंगा तो प्रबलीन से और सुजाता से समझूंगा कि वो जो कॉन्फिडेंस है, मतलब इस बात से मुझे समझ में आ रहा है कि उनको मालूम है, मुझे लगता है कि महिलाएं सबसे अच्छी फंड मैनेजर हो सकती हैं, क्योंकि वो घर को इतना अच्छा मैनेज कर सकती है, तो पैसा मैनेज करने में कौन सी बहुत बड़ी बात है। और वो उनके पास देखिए कितने तरीके होते हैं पैसे को सुरक्षित रखने के। कई बार बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच बहुत सक्सेसफुल आइडिया देता है। तो ये सब क्या उनको ये बताने की ज़रूरत है, उनको अवेयर कराने की आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो गुण है, केवल आपको एक्सपोजर की ज़रूरत है। या जैसे बजरंगबली को याद दिलाना पड़ा था कि आप कितने ताकतवर हैं, प्लीज़ अपनी ताकत को पहचानिए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, वापस आएंगे तो प्रबलीन और सुजाता इस पर चर्चा करेंगे। और मैंने एक आप लोगों के सम्मान में कविता लिखी है, मैं उसको सुनाऊंगा, उससे कई सवाल भी निकलेंगे जिनका जवाब मैं आपसे लूँगा छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक कविता सुनाऊंगा आप लोगों को, और ये मैंने महिलाओं के सम्मान में उनके लिए उद्बोधन के तौर पे लिखी है कि उनको क्या करना है। जैसे अभी हम लोगों ने ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा की, तो इसका नाम हमने रखा है तुम अपने उसूल खुद बनाना, यानी अपने उसूल आपको बनाना है। तो तुम अपने उसूल खुद बनाना, कोई कुछ भी कहे झांसे में मत आना। तुम अपने उसूल खुद बनाना, कोई कुछ भी कहे झांसे में मत आना। लोग बताएंगे, पड़ोसी समझाएंगे, लेकिन लक्ष्य तुम्हारा है, कोशिश भी तुम्हारी है। अपने रास्ते से डिग मत जाना, अपने रास्ते से डिग मत जाना। और हाँ, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना। तुम अपने उसूल खुद बनाना। चलना उसूल है, चलना उसूल है, तो फिर रोकने का टोकने का दस्तूर क्यों है। चलना अगर उसूल है तो फिर रोकने का टोकने का दस्तूर क्यों है। अपनी मंजिल के लिए दुनिया से लड़ जाना, अपनी मंजिल के लिए दुनिया से लड़ जाना, लेकिन परख का चश्मा जेब में रखना, परख का चश्मा जेब में रखना। और हाँ, कहीं अंधी दौड़ में बगावती मत बन जाना, कहीं अंधी दौड़ में बगावती मत बन जाना। तुम अपने उसूल खुद बनाना। वो ताजमहल के सपने दिखाएगा, वो ताजमहल के सपने दिखाएगा, रास्ते पे दिल बिछा देगा, बात बात पे सॉरी और थैंक यू बोलेगा। वो बहुत महीन खेल रहा है, वो बहुत महीन खेल रहा है, छलिया है, सोने के पिंजरे में कैद कर देगा। प्यार करना, प्यार करना तो कंडीशन अप्लाई का स्टार लगा देना, प्यार करना तो कंडीशन अप्लाई का स्टार लगा देना। और हाँ, अपनी मंजिल के रास्ते पे प्यार को कमज़ोरी मत बना लेना, अपने प्यार के रास्ते को कमज़ोरी मत बना लेना। तुम अपने उसूल खुद बनाना, कोई कुछ भी कहे झांसे में मत आना, कोई कुछ भी कहे झांसे में मत आना। लब्बो लुआब इस कविता का ये है कि जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको अपने फैसले खुद लेने। जी मैं आ रहा हूँ देवीना मैम, अपने फैसले खुद लेने हैं, संभल के लेने हैं, और आपको ही करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आपको अपनी मंजिल खुद पानी। जी मैम, देवीना मैम।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने कही वैसे, कि प्यार में कंडीशन अप्लाई जरूर करिए, अनकंडीशनल मत करिए। ये बात आपने एकदम ठीक कही। और जो आपने ये बात करी थी, पहले हम लोगों ने जो महिलाओं के और निवेश की बात की थी, लेकिन जो प्रोफेशनल निवेश की बात जो पिछली बार हुई थी, उसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगी। ये लगभग 8-10 साल पुरानी बात है। एक मैगजीन ने 40 मार्केट गुरुज करके एक आउटलुक बिजनेस ने निकाला था इशू। उसमें 40 में मैं अकेली महिला थी। तो उसके लिए जब फंक्शन हुआ, मैंने यही बात कही कि इतनी कम महिलाएं क्यों हैं। और अजीब बात यह है कि आप फाइनेंशियल मीडिया में देखें, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या टीवी मीडिया हो, उसमें महिलाएं काफी तादाद में हैं। तो वहां पर जो लड़कियां थी मीडिया वाली, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ये फंड मैनेजमेंट या रिसर्च या ये सब चीज में क्यों नहीं आती हैं। तो उन्होंने कहा हमने सुना है कि ये बहुत हेक्टिक जॉब है, आवर्स लंबे हैं, हम पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ ये नहीं कर सकते। तो जो मेरी सोच है इस क्षेत्र के लिए भी और ओवरऑल भी, जो विमेन एंड वर्क प्लेस या औरतों के कामकाजी होने में जो बैरियर हैं, उसमें बहुत सारे बैरियर वो वर्क प्लेस के या कंपनियों के वो नहीं है, मतलब है उस क्षेत्र में भी बाधाएं, लेकिन ज्यादा बाधाएं हमारे यहाँ खास करके सामाजिक है। क्योंकि चाहे महिला घर के बाहर कमा रही है, जो भी कर रही है, लेकिन घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां फिर भी उसके सर पर ही रह जाती हैं और वही महिलाओं को रोकती हैं बहुत हद तक। ये एक बड़े दुख की बात है। मतलब एक तो हुआ कि जो फिजिकल काम करना है, फिजिकल के अलावा सारा मेंटल काम भी, कि बच्चे को कौन सी जगह ट्यूशन जाना है, सास की दवाई कौन देखेगा, वो सारे काम भी महिलाओं के ही जिम्मे आते हैं। मैं कई बार अपने जो IIM का ग्रुप है उसमें पूछती हूँ कि यहाँ जो मेल मेंबर्स हैं, कि आप में से कोई भी ऐसा है जो अपने माँ बाप का मेडिसिन और डाइट के बारे में आपकी वाइफ से ज्यादा जानता है? अपने माँ बाप का, उसके माँ बाप का तो आप जाने दीजिए। आज तक मुझे कोई नहीं मिला जो इसमें हाँ कहे। जी प्रबलीन मैम, क्या लगता है ये जो जैसे मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग इज द की, पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। सुजाता को भी देखिए, डिसीजन मेकिंग की पावर ली इन्होंने और करके दिखा दिया। तो ये जो मैंने सवाल रखा है लोगों के सामने कि फाइनेंशियल मार्केट में आइए, किसी भी रोल में आइए, ज़रूरी नहीं कि आप फंड मैनेजर के तौर पर आइए, आप ट्रेडर के तौर पर आइए, इन्वेस्टमेंट रिलेशन के तौर पर आइए, लेकिन आइए, क्योंकि पैसे यानी फाइनेंशियल, पैसा शब्द लोगों को सुनने में अजीब लग रहा होगा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से ही डिसीजन मेकिंग की पावर आती है। और वो रास्ता वहीं पे आके रुक जाता है कि तिजोरी की चाबी तो मिल गई, पति देव ने पर्स पकड़ा दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, लेकिन क्रेडिट कार्ड का हिसाब भी लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये कैसे रुकेगा? पहले तो नीरज जी, आपकी कविता बहुत ही खूबसूरती से आपने लिखी है और वो एक चीज मुझे याद दिलाती है, वो मैं बताना चाहूंगी। जो आपने बोला कि किसी की नहीं सुननी है, मुझे याद है कि शादी के बाद हम लोग जम्मू के पास एक बहुत छोटी जगह है, वहाँ मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, RMO थे एक इन्फेंट्री यूनिट के, और हर पार्टी में मेरे से पूछा जाता था, अच्छा आप क्या कर रहे हो? तो मैं बोलती थी मैं CFA कर रही हूँ अपना। एंड मेरे ख्याल से ऐसा मुझे कोई नहीं मिला जिसने मुझे ये बोला हो कि बहुत अच्छी बात है CFA कर रहे हैं, बिकॉज ज्यादातर लोगों को पता नहीं था, बट मैक्सिमम लोगों का ये मानना था कि आप B.Ed कर लो बिकॉज आपके हस्बैंड आर्मी में है, तो आपको स्कूल टीचिंग जॉब ही है जो आपको सूट करेगी। सो जो एक सोसाइटी है हमारे इर्द गिर्द, वो एक बहुत सटल तरीके से, कभी बड़े ऑब्वियस तरीके से हमें बताती रहती है कि आपको क्या करना चाहिए जो उनके हिसाब से आपके लिए सही है। और मेरे ख्याल से इसलिए अपने दिल की सुनना बहुत जरूरी है, एंड टू मूव विद व्हाट यू बिलीव इन। जी। और जहां तक फाइनेंशियल सर्विसेज की बात है नीरज जी, यहाँ पे मैं एक इकोसिस्टम की बात करूंगी। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आज ही होली के बहुत मैसेजेस आए, AMC से मैसेज आए, बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं, आपके ब्रांच हेड्स हो गए, दूसरे लोग आ गए ऑपरेशंस के, उनके मैसेजेस आ जाते हैं होली के, और उनमें से 3-4 थे जिनमें हाय सर करके लिखा हुआ था। आप हाय सर / मैम लिख लीजिए, पर ये दर्शाता है कि ये कितनी मेल डोमिनेटेड फील्ड है। हम लोग कई बार फंड मैनेजर जैसे डिफरेंट AMCs अपनी मीटिंग्स करती हैं, उनके लिए अगर हम जाना भी चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देवीना जी ने बोला कि
आपको जो परसेंटेज ऑफ वुमेन है वो इतना कम दिखता है, एंड द एटमॉस्फेयर यू नो टर्न्स इनटू अ वेरी मेल सेंट्रिक, एंड जो कंटिन्यूटी ऑफ सेलिब्रेशन लेटर इज नॉट दैट, मतलब कंड्यूसिव नहीं रहता है एक महिलाओं के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक इकोसिस्टम को बढ़ाने की जरूरत है जहाँ विमेन का होल्ड करे हाथ, और हमें कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से, आई थिंक विमेन इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, हम लोगों को थोड़ा सा एक दूसरे का ज्यादा साथ देने की जरूरत है, और वो साथ जो है ना बढ़ेगी। प्रीति की एजेंसी कर रही है, प्रीति की जो संस्था है, जिसको मैंने कहा कि एक आंदोलन है कि महिलाएं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि उनका पूरा ग्रुप एजीएम सुनने जाता है। हम लोग नहीं जा पाते, वो लोग जाते हैं, जैसे कमेंडेबल है, अप्लॉज है आपके लिए, बहुत बढ़िया काम है ये। सुजाता जी ये बताइए, आप तो बहुत सक्सेसफुल हैं, डिसीजन अपने लेती हैं, आपने सबसे बड़ा डिसीजन लिया नौकरी छोड़ के बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करेंगे और सफलता से करके दिखाया। क्या अभी कोई ऐसी चीज़ है, शेयर करिए हम लोगों के साथ, जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये जो मेल मेंटालिटी है ना अभी तक खत्म नहीं हुई है, ये हमको कहीं ना कहीं परेशान करती है? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका जिसको आप चाहती है ये हटना चाहिए तुरंत? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते होंगे। आई थिंक हमारे लाइफ में, आई थिंक फॉर विमेन हु आर, मतलब हम तो शहरों में रहते हैं, हम गांव की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। आई थिंक हमें भी, हम कहीं जाते हैं तो हमें ऐसे छोटे छोटे सवाल जो आते हैं, कभी कभी ऐसे कॉन्डिसेंडिंग होते हैं कि मतलब ऐसे बताते हैं कि ओ माय गॉड कि मैं इतना कुछ कर चुकी हूँ फिर भी ऐसा सवाल आते हैं। तो हाल ही की बात है, मैं कहीं मीटिंग में गई थी और उन्होंने पूछा अच्छा सर कहाँ है, तो मुझे लगा सर क्यों चाहिए आपको, मतलब कौन से सर के बारे में बात कर रहे हैं? तो कहता नहीं जिससे मीटिंग करने वाले। मैंने कहा नहीं, मुझसे मीटिंग करने वाले। कहता अच्छा आप कंपनी आप ही चलाती है? मैंने कहा हाँ। तो अच्छा आपके फिर आपके फाइनेंस जो देखते हैं उनको फिर बुला सकते हैं बात करें? मैंने कहा मैं ही देखती हूँ। आप मुझे बताइए। सो आई थिंक द इंट्रिंसिक प्रॉब्लम, आई थिंक दैट इज देयर, दैट हम विमेन ना, एक तो ये कि बहुत गिल्ट है हमारे अंदर कि गिल्ट वो इसीलिए भी आता है कि हम लोग एक तो सब चीज बहुत अच्छे से करते हैं, बिकॉज हम अगर घर चला रही है तो बहुत बेस्ट करना है। मैं माँ हूँ एक, तो मैं बेस्ट माँ बनने वाली हूँ। काम में भी मतलब 100% जान डाल देनी है। तो मतलब तभी ज्यादा ना गिल्ट होने लगता है। मुझे इसीलिए भी लगता है वो फाइनेंशियल डिसीजन जब भी होता है या फिर ऐसा कुछ होता है कि जब हमें देखा जाता है घूर के, तो हमें लगता है ओ शायद मैं बेस्ट नहीं, ओ माय गॉड मेरी गिल्ट है, शायद मेरी गलती है, मैं बेस्ट नहीं हूँ तो मैं शायद ना बोलूं, चुप रह जाऊं। तो आई थिंक दैट थिंग इज चेंजिंग, बट आई थिंक वो बहुत इंट्रेंसिक है। वो बहुत, हम लोग अगर 100 भी करते हैं ना, हम बोलेंगे नहीं मैंने 80 अचीव किया है। But I think some other gender, they would just say, even if they do 80, they would say, no, I've done 100, you know. So I think that is something that is still lacking. And मेरे को ये जो इंडस्ट्री में, मुझे किसी ने तो अभी रिसेंटली बोला कि अच्छा जीएसटी में तो आप क्लेम कर पाएंगे ना, मतलब समझ रहे हैं ना, आपको पूरा नहीं देना होता है। तो मुझे लगा मुझे जीएसटी पता है। तो मैं 50 करोड़ की कंपनी रन कर रही हूँ मैं, मुझे अगर वो ये सोचते हैं कि मुझे नहीं पता होगा, तो आप सोच सकते हैं कि विलेजेस में जब मैं विमेन से बात करती हूँ जो एक्चुअली कारीगर है, उनको तो किस तरह का सवाल पूछा जाता है। अगर उन्होंने खुद साड़ी बुना है बट हस्बैंड ने पैसा कलेक्ट कर लिया है, वो वाइफ 10 बार ही सोचती है कि मैं पैसे वापस तुमसे मांगू कैसे, मतलब तुम्हारा ही पैसा है, तुमने ही बुना है। एंड इसीलिए हमने ये किया कि विमेन लोग का भी खुद का अकाउंट हो। मैंने कहा तुम अगर बुन रही हो, तुम डिपॉजिट करो, तुम पैसे लो, चाहे पैसे से क्या करना है तुम्हें ना समझ में आए, अभी धीरे धीरे समझोगी, बट तुम्हारा पैसा है ये। बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार बातचीत है। और मैं आपको बताऊं कि जिस सर्वे की बुनियाद पे हम लोगों ने इस चर्चा को बहुत हद तक बढ़ाया, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये रफ्तार बढ़ रही है और छोटे शहरों में, गांव में महिलाएं अपने डिसीजन खुद ले रही हैं। वो सर्वे बड़ा आँख खोलने वाला है लोगों का। और ये जो वर्जनाएं हैं, जो बड़ा एक तिलिस्म बना रखा है ना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने कि अच्छा जीएसटी या वो कहाँ है सीएफओ आपके, ये सब चीज़ें अगर आप शो देख रहे हैं, समझदार हैं, तो भूल जाइए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो पुरानी मानसिकता है ना, इससे काम चलने वाला नहीं है। सामने आपकी सक्सेसफुल लेडीज़ बैठी हुई हैं जिन्होंने करके दिखा दिया, अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में। और एक बार मैंने ऐसे ही शो किया तो उसमें एक आईपीएस अफसर आई थी, तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ लोग अभी उनको मैडम सर कहते हैं। मैंने कहा ये क्या है, मैडम सर क्या है? चला आ रहा है, कोई सोच ही नहीं रहा कि मैडम सर क्यों बोलना है भाई। लेकिन वो जो ओल्ड मेंटालिटी या ना बहुत घिसे पुटे क्लीशे हैं, उसको तोड़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो आज हमने इसीलिए इस पर चर्चा की कि जिस क्षेत्र को सबसे टफ माना जाता है, फिनेंस का बड़ा जहाँ पे दिक्कत है, वहाँ की ये जो लेडीज़ हमारे साथ हैं, इन्होंने सक्सेसफुली करके दिखाया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों को राह दिखाने के लिए। और महिला दिवस की आपको अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ख़ास तौर पर प्रीति जी को, जो आप
AGM वगैरह भी ले जाती है ना, इसको और बढ़ाइए, लोग और एम्पावर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।